नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि सामान्य हिंदी लगभग हमारे हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो कुछ छात्र मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम तत्सम तद्भव शब्दों पर भी एक प्रैक्टिस सेट आप करवा दीजिए, हमें बताइए कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने उसी को लेकर के आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये सेशन ज़रूर समझ में आएगा। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। देखिए, चलिए तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपको अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, इसमें हमने कुछ 15 प्रश्न लिए हैं और सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखो, सबसे पहले तो जब भी आपके पास प्रश्न बनते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे जब पूछा जाता है तो उसके आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम एग्ज़ाम हॉल में हम पे इतना डिप्रेशन होता है कि इतना प्रेशर होता है कि हम उस प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम मैनेजमेंट का होता है, ऊपर से हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो हमें कई बार इस तरह की हड़बड़ी में हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा है कि कौन सा तद्भव नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। देखो, तद्भव और तत्सम दो शब्द हैं। तत्सम का मतलब होता है जो तत्सम तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तो जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। और उसी से छट करके आज जो हिंदी बनी है ना, तो छन छन करके आज हिंदी बनी है संस्कृत से। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में जैसे लिखे जाते थे वैसे ही आज हिंदी में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हम संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, जो हिंदी से सीधे कहाँ आ गए, सॉरी, जो संस्कृत से सीधे आ गए हमारी हिंदी में, उन्हें हम तत्सम कहेंगे। और जिनको हमने संस्कृत से परिवर्तित किया है, यानी कि वो अपने हर स्टेज पे उसने क्या किया है, अपने में चेंज लाया है। ठीक है, चाहे पाली, जो संस्कृत से हिंदी तक का जो सफ़र था ना, वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस तरह से गुजर करके तब हिंदी में आया। तो जो इन स्टेजों को पार करके और उसने अपने को समय के अनुसार बदल दिया, फिर हमने उसको हिंदी में एक अलग नाम से जाना, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके उसको प्रयोग किया, तो वो होता है तद्भव। ठीक, तो क्या हो गया? तद्भव शब्द क्या है? जो परिवर्तित होकर आए हैं। ठीक है, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। और जो सीधे डायरेक्ट हम उनको आज भी यूज करते हैं संस्कृत में जैसे कि तैसे, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, और यहाँ से तो हर क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए हो जाता है। ठीक, तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव नहीं है पूछ रहा है। तो द्वार तो क्या है? तद्भव शब्द है। द्वार, द्वार जो है ना, द्वार, द्वार शब्द संस्कृत का है और उसका तद्भव यानी कि वो हिंदी में परिवर्तित होकर क्या बन गया? द्वार बन गया। ठीक, साय भी, साय यहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, साय का तद्भव हो जाएगा सांझ, इस तरह से। फिर है गिरस्ती, ये भी तद्भव शब्द है। और पाँव भी, पाँव भी क्या है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि साय क्या है? तत्सम शब्द है और इसका हिंदी सांझ। ठीक है, एक पहचान मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, सबसे आसान ट्रिक है। अगर आपको कभी किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु दिखाई दे, ये वाला, तो समझ जाना कि वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा वो हमेशा। ठीक है, क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदु है ना, ये आपको तत्सम यानी कि संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में ये जो यहाँ पे साई में य के ऊपर बिंदी लगी है ना,
तो ये आपको संस्कृत में मिलेगा। और जो पाँव में ऊपर से चंद्र बिंदु लगा है, ये आपको हमेशा कहाँ मिलेगा? तद्भव में मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकल शब्द का तद्भव रूप है? देखो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, तद्भव हमें बताना है। तो अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकेला शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करपट शब्द का तद्भव रूप है? करपट का क्या है? तद्भव पूछ रहा है। तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो करपट को क्या लिखते हैं हम हिंदी में? कपड़ा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चली कि एक तो तत्सम रूप क्या है? करपट। करपट जो शब्द है वो तत्सम है और उसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको, यानी कि ये संस्कृत का है और ये हिंदी का है। ठीक, और यहाँ पे भी एक ट्रिक और मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे भी आपको ड़, ये जो शब्द है ना, या यूँ कहें कि जो ये वाला ड है, इसके नीचे बिंदी आए तो समझ जाना कि वो हमेशा तद्भव शब्द होगा। चाहे कहीं भी किसी भी शब्द में ये और ये बिंदी वाला ध्यान रखना, बिंदी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो आपको ध्वनियाँ दिख रही है ना, ये हिंदी की ध्वनियाँ हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ये आपको संस्कृत में यानी तत्सम शब्दों में कहीं नहीं मिलेंगे। तो जहाँ भी इन शब्दों से बनी हुई कोई भी शब्द होंगे तो वो हमेशा तद्भव होंगे। दो मैंने आपको ट्रिक बताई हैं और ये आपको ध्यान में रखनी है। और जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको छानने में या ढूंढने में, अपने आंसर तक पहुँचने में ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होगा। फिर से तद्भव पूछ रहा है आपसे, कैवर्त। तो कैवर्त का क्या होगा? केवट। ठीक है, केवट जो आपको पता ही है, केवट की जो नाव हम रामायण में सुनते हैं उसका जिक्र, तो केवट और कैवर्त। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गृध्र शब्द का तद्भव होगा? फिर से तद्भव पूछ रहा है, तो गृध्र का क्या होगा? गीध होगा। ठीक है, गीध जो कि पक्षीराज जिसे हम कहते हैं, तो गीध क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा और गृध्र उसका तत्सम शब्द हो जाएगा। आपको कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि गीध का तत्सम क्या होगा या गृध्र, और ये जोड़ा में भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स कॉपी पेन उठाइए। आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप उसको नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, और उसको टाइम टू टाइम रिपीट कीजिए ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। ठीक है, हिंदी को मैं आपसे एक बार और कह दूं कि हिंदी रटने का विषय नहीं है। उसको एक बार अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो फिर आपको दोबारा तिबारा या रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझने का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। देखो मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा? मक्षिका। ठीक है, डी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर है, अच्छा एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जो मक्खी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे मक्षिका लिखा है, सॉरी यहाँ पे तत्सम पूछा गया था ना आपको, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो देखो तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द हैं, हमने अभी आपको बताया था। तो तत्सम शब्दों में हमेशा आपको संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और एक और आता है स्र। तो ये चार हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। यदि आपने वर्णमाला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, आप चैनल पर जाकर के वर्णमाला वाला वीडियो देखिए, आपको सारी वर्णमाला समझ में आ जाएगी कि किस तरह से वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, और जहाँ भी आपको चार संयुक्त व्यंजन किसी भी शब्द में दिखते हैं तो 99% मैं कह सकती हूँ, 1% मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें तद्भव शब्द हो सकता है। ठीक है, लेकिन 99% जो शब्द होंगे वो हमेशा तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा अक्षर जो शब्द है, वर्ण है, अक्षर है, वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम हो जाएगा। ये भी आपको नोट करना है। तो मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक्स बता दी हैं कैसे पहचान करनी है तत्सम तद्भव की, तो ये भी आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हल्दी का
तत्सम है, फिर से आपसे तत्सम पूछ रहा है, और हल्दी का तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तो हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा क्या होगा? हल्दी का तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। ठीक है, तो हल्दी को हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में पूछा जाए तो हरिद्रा उसे कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है हुलास शब्द का तत्सम रूप है। फिर से आपसे तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द पूछ रहा है कि आपको हुलास का तत्सम रूप बताना है। ठीक है, तो हुलास का हो जाएगा उल्लास। ठीक, और एक और आपको ट्रिक बता देती हूँ। द्वित्व व्यंजन जहाँ भी होंगे ना, ये आधा लौ और इस तरह से, तो जहाँ पे भी, क्योंकि देखो संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा है। क्लिष्ट का मतलब होता है थोड़ा कठिन। ठीक है, बहुत कठिन हमें लगती है, क्योंकि भले वैज्ञानिक भाषा है, बहुत ही अच्छी हमारी देववाणी है संस्कृत, लेकिन क्लिष्ट है। हम आज भी संस्कृत के कई शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वही क्लिष्ट भाषा आज हिंदी में परिवर्तित हो गई है, और एक बहुत सरल रूप में हिंदी के हर शब्द में हम आसानी से बोल देते हैं। तो हिंदी का जो सामान्य संस्कृत का जो सामान्यीकरण किया गया, उसको क्लिष्ट से बहुत सरलता की ओर बढ़ाया गया, और अंततः उसको कहाँ पे पहुँचाया गया? हिंदी के रूप में। ठीक है, तो आपको क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कहाँ मिलेगा? संस्कृत में मिलेगा। ठीक है, और उसको जो तत्सम उसका जब बना तो वो बहुत आसान। देखो उल्लास जब हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे जिह्वा पे बहुत थोड़ा हमें जो हमारा स्वर यंत्र है उस पर काफ़ी जोर पड़ रहा है उल्लास बोलते हुए। ठीक है, और जो हुलास है, हुलास में हम एक मतलब सारे व्यंजन इसमें पूर्ण हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा हमें जोर देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उल्लास जब हम बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़ोर मारना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें इस चीज़ को हम नोट कर सकते हैं, ज्ञात रख सकते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नारियल शब्द का तत्सम पूछ रहा है फिर से। ठीक है, तो नारियल का तत्सम यानी कि संस्कृत, तो उसको कहते हैं नारिकेल। ठीक है, नारिकेल, आपको ध्यान रखना है, नारियल को संस्कृत में नारिकेल कहते हैं। ठीक, तत्सम में। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सींग शब्द का तत्सम है? तो सींग का क्या हो जाएगा? श्रृंग, श्री। 10 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंग। देखो एक आपको ए में भी दिया हुआ है, तो ये कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे रॉ हो जाता है ना, रॉ, ये रॉ की मात्रा है ना, रॉ का पदेन रूप है ये। अब अगर आपने रॉ के रूप नहीं देखे हैं मेरे वीडियो में, तो जाकर अभी जाइए और रॉ के पदेन रूप, जितने भी रूप, कितने रूपों में हम रॉ को लिख सकते हैं, वो वीडियो आपको वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि रॉ को हिंदी में कितनी तरह से लिखते हैं। तो देखो ये भी रॉ का रूप है। जब हमने इस तरह से रॉ है ना ये, तो इसमें हमने रॉ लगाया, तो जब हम रॉ लगाते हैं तो उसके साथ में ये री की मात्रा कभी नहीं लगेगी। या तो केवल री की मात्रा लगेगी, या तो केवल रॉ की मात्रा लगेगी। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए जब भी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो समझ जाना वो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि या तो रॉ के साथ ये सही ये होगा, तो फिर री की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो वर्तनी की दृष्टि से भी आपको ये चीज़ पूछी जाती है, ध्यान रखनी होगी। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपको तद्भव बताना है, यानी कि हिंदी के शब्द बताने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तद्भव शब्द एक ही है हमारा, कोयल। देखो आश्चर्य आधा 100 है यहाँ पे, और थोड़ा हमें ज़ोर मारना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, उज्ज्वल हमने बताया था द्वित्व व्यंजन, जहाँ पे जोर लगाना पड़ता है, क्लिष्ट भाषा है तो संस्कृत है। और कंटक, यहाँ पे भी क्या मारना पड़ रहा है? थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है बोलने में। ठीक है, कंटक, और इसका हो जाएगा कांटा। तो कांटा हमने क्या कहा था कि जहाँ पे चंद्रबिंदु होगा वो तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो एक ही शब्द है कोयल। कोयल का तत्सम अगर पूछा जाए, ये तद्भव शब्द है, और कोयल का कोकिल। ठीक है, कोकिल आप इस संस्कृत में कोयल को बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अट्टालिका का तद्भव है? देखो अट्टालिका क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी। ठीक है, अटारी। अच्छा, इसके बाद है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव पूछ रहा है, यानी कि
हिंदी का शब्द हमें बताना है। तो भ्रमर तो नहीं है, नग्न भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 3 जो है ना। और इसको हम त्रि इस तरह से लिखते हैं, त्रि या त्रि इस तरह से, ये तो गलत हो जाएगा, सॉरी, त्रि हम इसको कहते हैं, ठीक है, त्रि यानी कि 3। तो उसका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव रूप है, ठीक है। बाकी क्या है, सारे तत्सम शब्द हैं। अच्छा, 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्पूर का तद्भव है। तो कर्पूर का तद्भव क्या हो जाएगा, कपूर, ठीक है। कर्पूर किसमें, संस्कृत में कहते थे, और उसको तद्भव में क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं, ठीक। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। देखो अब आपसे इस तरह से प्रश्न भी बनने लग गए हैं। तत्सम शब्दों की जोड़ी यानी कि एक शब्द इसमें, एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें दोनों ही शब्द तत्सम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका देखो, कर्म और विद्या, ये तो दोनों तत्सम की जोड़ी है, कर्म और विद्या, ठीक है, दोनों तत्सम शब्द हैं। मत्स्य और मृग, ये भी तत्सम शब्द हैं। ज्ञान, क्षेत्र, ये भी मैंने क्या कहा था, संयुक्त व्यंजन जहाँ होंगे वो हमेशा तत्सम शब्द होंगे। तो ज्यों भी संयुक्त व्यंजन है, अक्ष भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सारे क्या हैं, तत्सम शब्दों की जोड़ी है। दधी और भात, ये आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तत्सम नहीं है यहाँ पे। तो दधी तो है तत्सम शब्द, लेकिन दधी का तद्भव हो जाएगा दही। भात जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, वो तत्सम नहीं है, तद्भव है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये भी आपने समझा होगा कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपसे बनेंगे, तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपने नोट नहीं की हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करिए, नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और रटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, आलस्य नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए एकांत भाव से अपने नोट्स बनाइए, और जो वीडियो में आपको बताया गया है उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर इसमें मदद मिली होगी, आपको कैसे आपसे प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।